नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे आईडीबीआई बैंक के बारे में। आखिर आईडीबीआई बैंक को प्राइवेटाइज क्यों किया जा रहा है और आईडीबीआई बैंक को बर्बाद किसने किया। ये एक सबसे बड़ा सवाल है कि आईडीबीआई बैंक की बर्बादी के पीछे कौन है। इसको समझने के लिए हमें आईडीबीआई बैंक का इतिहास समझना पड़ेगा। इस वीडियो में हम जो भी बात करेंगे वो टोटली फैक्ट्स के ऊपर और डेटा को लेकर के बात की जाएगी। सारे फैक्ट्स, सारे सोर्सेज, इन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से जाके सारे सोर्सेज और फैक्ट्स को चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं हम आईडीबीआई बैंक, जो एक इतना बड़ा और इतना इम्पॉर्टेंट बैंक था जिसने नाबार्ड और सेबी जैसे इंस्टीट्यूट्स को बनाया, आज उस बैंक को प्राइवेटाइज किया जा रहा है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? तो देखिए, इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली 1947 में। हमें पहले हिस्ट्री समझनी पड़ेगी आईडीबीआई बैंक की। इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली 1947 में। हमें थोड़ा सा उसके पहले जाना पड़ेगा। 1930s में ग्रेट डिप्रेशन चल रहा था। ग्रेट डिप्रेशन की वजह से पूरे वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है एक तरह से तहस नहस हो गई थी। सारी कंट्रीज बर्बाद हो चुकी थी। सारी कंट्रीज कोशिश कर रही थी कि किसी ना किसी तरीके से हम इकोनॉमी को अपनी रिवाइव कर सकें। हम टाइमलाइन की मदद से आईडीबीआई बैंक के बारे में समझेंगे ताकि समझने में हमें आसानी हो। तो 1930s में ग्रेट डिप्रेशन चल रहा था। 1929 से लेकर 1939 तक चला। 1935 में इंडिया में आरबीआई बनाया गया। ठीक है, ये आरबीआई बनाया गया हिल्टन यंग कमीशन के रिकमेंडेशन पे, और इसका पर्पस था कि इंडिया की जो इकोनॉमी है, इंडिया का जो बैंकिंग सेक्टर है, उसको रेगुलेट किया जा सके। आरबीआई के पहले एसबीआई, जिसका पहले नाम इंपीरियल बैंक था, इंपीरियल बैंक आरबीआई का जो आज की डेट में आरबीआई जो जो फंक्शंस करता है वो पहले एसबीआई दैट इज इंपीरियल बैंक करता था। 1935 में आरबीआई बनाया गया और वो सारे पावर्स इंपीरियल बैंक से छीन लिए गए और वो बैंकिंग का जो रेगुलेशन का पावर है वो आरबीआई को दिया गया। और 1935 के बाद इंपीरियल बैंक नॉर्मल बैंक के तरीके फंक्शन करने लगा। 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ। ये जो वर्ल्ड वॉर 2 है, इसने ग्रेट डिप्रेशन की वजह से इकोनॉमी बर्बाद हुई पूरी दुनिया की। जो थोड़ी बहुत इकोनॉमी बची थी वो वर्ल्ड वॉर 2 ने खराब कर दी। वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से पूरे के पूरे देश तबाह हो गए, पूरे शहर तबाह हो गए, इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हो गया, पूरे शहर तहस नहस हो गए। तो पूरी की पूरी जो इकोनॉमी है पूरी दुनिया की, वो पूरी खराब हो गई। अब पूरी दुनिया ने सोचा कि किसी तरीके से हम इकोनॉमी को दोबारा रिवाइव करें, और उसी बीच में इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली 1947 में। इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली और जवाहरलाल नेहरू को इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। लेकिन ये जो इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली, उस टाइम पर इंडिया के पास बहुत सारे चैलेंजेस थे। इंडिया की इकोनॉमी बहुत वीक थी, इंडिया में पॉवर्टी बहुत ज़्यादा थी, इंडिया का जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर था, और इंडिया में रेफ्यूजी का क्राइसिस चल रहा था। कहीं ना कहीं से दूसरे देशों से लोग इंडिया में आ जा रहे थे। ये सब इंडिया को यहाँ पे सॉर्ट आउट करना था। उसके बाद 1955 में एसबीआई बनाया गया। इंपीरियल बैंक जो था पहले, उसका नाम चेंज किया गया, उसको नेशनलाइज किया गया और एसबीआई बनाया गया। फिर 1955 से एसबीआई ने देश की इकोनॉमी में अपना योगदान दिया, और आज भी एसबीआई देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक है। और गवर्नमेंट की जो भी स्कीम्स हैं और जो पब्लिक वेलफेयर है बैंकिंग सेक्टर में, वो सबसे ज़्यादा एसबीआई ही करता है। एक तरीके से एसबीआई आज की डेट में इंडियन इकोनॉमी का बैकबोन है। फिर 1955 से लेकर के अब तक एसबीआई इकोनॉमी को डेवलप कर रहा है। उसके बाद 1950 से लेकर 2000 का जो फेज था वो हमारा इंडस्ट्रियल जो रिवॉल्यूशन था उसका सेकेंड फेज चल रहा था। तो जितनी भी कंट्रीज हैं पूरे देश में, वो सारी कंट्रीज कोशिश कर रही थी कि हम किस तरीके, वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सब फोकस कर रहे थे इकोनॉमी रिवाइव करने के लिए। तो उसी बीच में 1950 से 2000 के बीच में सारी कंट्रीज फोकस कर रही थी कि हम अपना इंडस्ट्रियल सेक्टर मजबूत करें। जब इंडस्ट्रियल सेक्टर मजबूत होगा तो उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी और इकोनॉमी भी उससे मजबूत होगी।
तो सब यही कोशिश कर रहे थे, पूरे दुनिया में यही चल रहा था। बाकी जो दुनिया के देश हैं वहाँ पर DFI का कॉन्सेप्ट आया। DFI मतलब डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। एक होता है बैंक और एक होता है DFI। तो बैंक तो नॉर्मल वर्किंग करते हैं, पैसा जमा किया, लोन दिया, ये सब। DFI स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ये हम बोल सकते हैं स्पेशलाइज्ड बैंक्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर सेक्टर के ऊपर फोकस करते हैं। फॉर एग्जांपल एक बैंक बना दिया गया, जैसे NHB हो गया, नेशनल हाउसिंग बैंक। तो ये जो बैंक है ये हाउसिंग के ऊपर फोकस करता है कि पूरे इंडिया में हाउसिंग की नीड्स को फुलफिल किया जा सके। जैसे नाबार्ड है, नाबार्ड का पर्पस है कि वो एग्रीकल्चर सेक्टर को पूरा देखता है। ऐसे ही DFIs बनाए गए पूरे दुनिया में, और इंडिया ने भी सोचा कि ठीक है, अब जब हर जगह DFIs बन रहे हैं तो हमें भी एक DFI बनाना पड़ेगा जिससे हमारा भी इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रोथ हो। इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे उनके सामने प्रॉब्लम्स थी, इकोनॉमिक चैलेंजेस थे, और वो इकोनॉमिक चैलेंजेस को दूर करने के लिए इंडिया ने अपना इंडस्ट्रियल जो ग्रोथ है उसको बढ़ाने का सोचा। इंडिया में इस फेज़ में 1950 के बाद इंडिया में बहुत सारी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस स्टार्ट की गई, स्टेट ओन्ड कंपनीज स्टार्ट की गई, साथ में कुछ प्राइवेट कंपनीज भी आई। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है, जब इंडस्ट्रियल सेक्टर का ग्रोथ होता है तो वहाँ पे बैंक की ज़रूरत पड़ती है, और आज की डेट में भी बैंक की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे। अब हम बात करते हैं 1964 की। अब 1964 में IDBI बैंक बनाया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। IDBI बैंक बनाने का सिर्फ और सिर्फ पर्पस था कि एक DFI बनाया जाए, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और इसके जरिए जो इंडिया की इंडस्ट्रीज़ हैं, जो इंडिया का इंडस्ट्रियल ग्रोथ है, वो बूस्ट किया जाए। IDBI का पर्पस था, IDBI बैंक पहले नहीं था, केवल IDBI था, और इसका पर्पस था इंडिया की इंडस्ट्रीज़ को ग्रो करना, इंडिया की इंडस्ट्रीज़ को बूस्ट करना। अब जब ये IDBI बैंक बना तो IDBI बैंक बनने के बाद इन्होंने बहुत सारा पैसा फंड किया, ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स में दिया। इसके अलावा जो बहुत लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पैसा लगाया IDBI बैंक ने। और आज की डेट में आप जो देख रहे हैं कि इंडिया की इंडस्ट्रीज़ ग्रो हो रही हैं, तो उनमें कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा हाथ IDBI बैंक का है। IDBI बैंक की वजह से ही इंडस्ट्रीज़ में क्रेडिट पहुंचा और इंडस्ट्रीज़ का इतना ग्रोथ हुआ। लेकिन यही जो सब रीज़न है, ये बन गया IDBI बैंक का डाउनफॉल। IDBI बैंक ने इतने बड़े बड़े लोन दिए इंडस्ट्रीज़ को और वहाँ से रिकवरी नहीं हो पाई। जब वहाँ से रिकवरी नहीं हो पाई तो IDBI बैंक के जो लोन्स थे वो लोन्स कन्वर्ट हो गए NPA में, और जब इतने बड़े बड़े लोन्स NPA में कन्वर्ट हो गए तो वहाँ से IDBI बैंक का डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। और 1976 में यहाँ पे RBI ने जो ओनरशिप थी IDBI बैंक की वो गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र कर दी। IDBI बैंक जब बना था तो वो RBI की सब्सिडियरी की तरह बना था, मतलब वो RBI का एक होली ओन सब्सिडियरी था, RBI का 100% स्टेक था उसमें। वो एक DFI बनाया गया था ताकि इंडस्ट्रियल सेक्टर को ग्रो किया जा सके। फिर 1976 में RBI ने IDBI की ओनरशिप गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र कर दिया। 1990 में IDBI बैंक का जो रोल है वो इवॉल्व होने लगा। अब देखिए 1964 से लेके 1990 तक IDBI बैंक ने इंडस्ट्रियल सेक्टर में बहुत बड़ा योगदान दिया। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ जो है ग्रो हुई IDBI बैंक की वजह से, और जैसे जैसे टाइम बीता वैसे वैसे जो इकोनॉमी है और जो सेक्टर है वो इवॉल्व होते रहे, मतलब उनमें चेंजेस आते रहे। वैसे वैसे IDBI बैंक भी यहाँ पर इवॉल्व होता गया और चेंज होता गया। पहले IDBI बैंक डायरेक्ट क्रेडिट प्रोवाइड करता था, फिर उसके बाद उसने इनडायरेक्ट फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया, लोन्स को रीफाइनेंस करना स्टार्ट कर दिया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज को रीडिस्काउंट करना स्टार्ट कर दिया। और 1995 में IDBI बैंक पब्लिक हो गया और IPO निकला, और गवर्नमेंट का जो स्टेक है IDBI बैंक में वो 100 से कम होकर 75% हो गया। और यहीं से IDBI बैंक के प्राइवेटाइजेशन की कहानी स्टार्ट होती है। जब भी गवर्नमेंट का स्टेक किसी कंपनी में कम होता है तो वो स्टेक कोई ना कोई प्राइवेट कंपनी परचेज करती है, और जो बैंक है, मान लीजिए पहले गवर्नमेंट का 100% स्टेक था, फिर 75% बचा, तो अब जो 25% रिमेनिंग है वो किसी प्राइवेट कंपनी या इंडिविजुअल ने खरीदा,
अब जो आईडीबीआई बैंक का मैनेजमेंट है पहले गवर्नमेंट कर रही थी, लेकिन अब साथ में जो प्राइवेट कंपनी है या प्राइवेट इंडिविजुअल है वो भी उसको मैनेज करेगा, और यहीं से प्राइवेटाइजेशन की कहानी शुरू होती है। 2004 में जब ये एनपीए इंक्रीज हुआ, जब बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ ने डिफ़ॉल्ट किया, तो आईडीबीआई बैंक का एनपीए इंक्रीज़ हो गया बहुत ज़्यादा, और तब एक आरबीआई के द्वारा कमिटी बनाई गई और उस कमिटी ने बोला कि चलो अब एनपीए इतने ज़्यादा हो गया है तो अब आईडीबीआई को कन्वर्ट करके हम आईडीबीआई बैंक में कन्वर्ट कर देंगे। मतलब एक डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को अब एक फुल फ्लेज बैंक में कन्वर्ट किया जाएगा, और यहीं से शुरुआत होती है आईडीबीआई बैंक की। सितंबर 2004 में आरबीआई आईडीबीआई को एक शेड्यूल्ड बैंक की तरह इनकॉर्पोरेट कर लेता है आरबीआई एक्ट 1934 के तहत। सिर्फ इतना ही नहीं, 2005 में जो आईडीबीआई के अलग अलग सब्सिडरीज या अलग अलग ब्रांचेस थे, जैसे कि आईडीबीआई बैंक हो गए, आईडीबीआई होम फाइनेंस या यूनियन वेस्टर्न बैंक, आईडीबीआई गिल्ड्स, इन सब को मर्ज करके एक सिंगल एंटिटी में कन्वर्ट कर दिया गया। 2018 में आईडीबीआई बैंक का एनपीए बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो चुका था, और देखिए क्या था कि जब ये आईडीबीआई को कन्वर्ट करके बैंक बनाया गया, तो उस समय पर यह उम्मीद की जा रही थी कि देखिए आईडीबीआई का पहले से फोकस था इंडस्ट्रियल क्रेडिट पे, लार्ज स्केल जो इंडस्ट्रीज हैं उस पर। तो उम्मीद ये की जा रही थी कि जब आईडीबीआई को मर्ज किया जाएगा बैंक में, जब उसको बैंक बनाया जाएगा, तो जो आईडीबीआई का इंडस्ट्रियल क्रेडिट वाला पार्ट है वो कम होगा। लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ कि जब आईडीबीआई बैंक बना तब भी आईडीबीआई का जो इंडस्ट्रियल क्रेडिट था वो बढ़ता ही गया। मतलब आईडीबीआई ने हमेशा फोकस करा इंडस्ट्रीज को लोन्स देने में, और यहाँ तक का ऐसा था कि जो आईडीबीआई बैंक का रिटेल बिजनेस था वो केवल 13% था उसके टोटल बिजनेस का। मतलब आप समझ सकते हैं कि रिटेल 13% था, और जो बाकी बचा 87% वो सिर्फ और सिर्फ कॉरपोरेट्स को लोन दिया गया था, और यही जो कॉरपोरेट लोन्स हैं ये एनपीए हो गए। मार्च 2018 तक एनपीए बढ़ के 55,000 करोड़ हो चुका था, लगभग 28% टोटल लोन्स का। अब समझिए अगर लगभग 30% लोन किसी बैंक का एनपीए हो जाएगा तो उस बैंक की क्या हालत होगी। 2019 तक आईडीबीआई बैंक की हालत बहुत ख़राब हो गई थी। और हाँ, ये भी ध्यान देना है कि आईडीबीआई बैंक ने लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को लोन दिया। 55,000 टोटल जो एनपीए था बैंक का, और जो टॉप 10 कंपनीज थी जिनको आईडीबीआई बैंक ने लोन दिया था उनका एनपीए 11,700 रुपये 11,700 करोड़ रुपीज़ था। मतलब केवल 10 कंपनीज का एनपीए 11,000 रुपीज़, और इसके अलावा जो बाकी कंपनीज है उनका मिला करके 55,000 करोड़। तो आप देख सकते हैं जो ये टॉप 10 कंपनीज थी, कहीं ना कहीं इनका बहुत बड़ा रोल है आईडीबीआई बैंक के फेलियर में। 2019 में आईडीबीआई बैंक का एनपीए इतना बढ़ गया कि अब लगा कि गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ेगा, और गवर्नमेंट ने अपना स्टेक सेल करने का सोचा, और गवर्नमेंट ने अपना स्टेक एलआईसी को सेल कर दिया। एलआईसी ने 51% स्टेक खरीदा आईडीबीआई बैंक में, और इसी के साथ आईडीबीआई बैंक एक प्राइवेट बैंक में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आखिर ये जो आईडीबीआई बैंक है प्राइवेट तो हो गया, ठीक है, एलआईसी ने स्टेक्स परचेज कर लिया। आज की डेट में भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, जैसे कि एलआईसी है वो भी गवर्नमेंट का ही पार्ट है, तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अभी भी गवर्नमेंट का ही स्टेक है आईडीबीआई बैंक में। और अब गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि वो अपना और एलआईसी का शेयर किसी थर्ड पार्टी प्राइवेट कंपनी को सेल करे, जिससे आईडीबीआई बैंक का प्योर प्राइवेटाइजेशन हो सके। तो चलिए ठीक है, प्राइवेटाइजेशन अब गवर्नमेंट कोशिश कर रही है तो हो सकता है हो भी जाए, क्योंकि गवर्नमेंट बैंक है, गवर्नमेंट ओनर है, गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है। लेकिन जो एक सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि आखिर आईडीबीआई बैंक बर्बाद क्यों हुआ, इतना एनपीए क्यों बढ़ा। देखिए, जैसा भी आपने वीडियो में देखा होगा, आईडीबीआई बैंक ने एक तरह से इंडियन इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया, बहुत ज़्यादा बूस्ट दिया, लेकिन फिर भी आज के डेट में इस बैंक को प्राइवेटाइज किया जा रहा है क्योंकि इसका एनपीए इतना बढ़ गया कि उसको संभालना मुश्किल हो गया।
लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि जब ये गवर्नमेंट बैंक था तो एनपीए इतना बढ़ा क्यों, और बैंक मैनेजमेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया और रिकवरी क्यों नहीं करी। जब इतने बड़े बड़े लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज और कॉरपोरेट्स ने डिफ़ॉल्ट किया तो गवर्नमेंट ने उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया और रिकवरी क्यों नहीं करी गई। आज की डेट में भी पीएनबी में जो स्कैम हुआ नीरव मोदी का और विजय माल्या का जो स्कैम हुआ, आज भी इतने साल हो गए लेकिन अभी तक प्रॉपर रिकवरी नहीं हो पाई है और बैंक्स का लॉस हुआ है। सेम इसी तरह से पहले भी आईडीबीआई बैंक के साथ भी हुआ था और ना गवर्नमेंट ने कुछ एक्शन लिया, ना बैंक मैनेजमेंट कुछ कर पाया और बैंक का लॉस होता चला गया और इतना लॉस हुआ कि आज बैंक प्राइवेटाइजेशन की कगार पे है। तो ये क्वेश्चन है जो हमेशा माइंड में रहेगा कि जब एनपीए हो रहा था तो गवर्नमेंट ने एक्शन क्यों नहीं लिया और आईडीबीआई बैंक के जो भी लोन्स थे उनकी रिकवरी क्यों नहीं कराई और स्ट्रिक्ट मेजर्स क्यों नहीं लिए गए। देखिए, ये तो आप भी समझ सकते हैं कि आखिर क्यों नहीं लिए गए स्ट्रिक्ट मेजर्स, क्योंकि इतने बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज थी, इतने बड़े बड़े लोग थे कि उनके खिलाफ एक्शन लेना काफ़ी मुश्किल लग रहा होगा सरकार को, बैंक को। तो लेकिन अब आज की डेट में क्या है कि इनकी वजह से जो बैंक के एम्प्लॉयज़ हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बैंक को प्राइवेटाइज ना किया जाए। लेकिन अब आगे देखना है कि गवर्नमेंट क्या एक्शन लेती है और उम्मीद है कि अब आपको एटलीस्ट ये तो समझ में आया होगा कि आखिर आईडीबीआई बैंक के डाउनफॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, कौन रिकवरी नहीं कर पाया, बैंक मैनेजमेंट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या बैंक के एम्प्लॉयज़। आखिर कौन जिम्मेदार है इस बैंक के फेलियर का, जिस बैंक ने नाबार्ड, सेबी, इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स को बनाने में मदद की, आज उस बैंक को यहाँ पर प्राइवेटाइज करने की कोशिश की जा रही है। थैंक यू।